Very good morning to all of you. I'm Dr. Seetal Sharma and bringing here today the second lecture of BSA. So I hope you all are doing fine and you have started off with your revision of BSA. Since we have completed first lecture, जिसके अंदर सिर्फ हमने सारा introductory session cover किया था, that what all we are going to talk about in the BSA lecture series. Now we move on to the another session, which is on the definition clause. Now आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो एविडेंस के ऊपर रिवॉल्व करेगा एंड वन और आई मीन 2 or 3 more definitions we will be talking about. बट आज का जो लेक्चर है ना ये एक्चुअल में थोड़ा सा आपका एविडेंस को लेके बेस बिल्डअप करेगा. आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस थिंग कि एविडेंस लॉ जो है ये मुश्किल नहीं है. वैसे तो छोटा सा लॉ है बट दी ओनली थिंग मतलब अगर हम उसको पढ़ने बैठते हैं तो आसान से सब कुछ समझ आता है. बट सबसे ज्यादा बीएसए के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है दैट इट गेट्स डिफिकल्ट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग. ठीक है, क्योंकि कई बार एक एक वर्ड को हम कुछ और समझ रहे होते हैं बट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग दोज वेरी सेंटेंसेस, राइटिंग दोज वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस, तो कई बार वो सेंस पूरी कंप्लीट होके नहीं निकल पाती है. सो दैट इज वाई मेरी कोशिश ये रहेगी कि थ्रू दीज लेक्चर्स रिविजन तो हम कर ही रहे हैं टॉपिक्स की. बीच बीच में आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू फ्यू सेंटेंसेस कि अगर इस तरीके से आपको कुछ भी पूछा जाता है तो ये टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, तो आप लेक्चर के अंदर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. तो सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी डिस्कस द इंट्रोडक्टरी सेशन ओनली, लास्ट टाइम हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था. आज हम बात कर रहे हैं कोर्ट की. कोर्ट क्या होता है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है. राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग तो उसमें आप सिंपली चीज देखिए कि एक ये जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये जो टर्म है, हम उस प्रोसीडिंग को रेफर करते हैं जहां पे एन एविडेंस कैन बी लीगली टेकन ऑन ओथ. ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जो हम यूज करते हैं. जहां पे ओथ के ऊपर एक जुडिशियल ऑफिसर जो है वो एविडेंस ले, उसको हम एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का नाम देते हैं. ठीक है, नाउ बेसिकली अगर हम देखें जुडिशियल प्रोसीडिंग तो ये एक ऐसी टर्म है विच हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर बीएसए, बट इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है, अंडर 2M BNSS. तो वहां से थोड़ा सा डेफिनेशन हम देख सकते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है. सो दिस इज अ प्रोसीडिंग वेयर द एविडेंस कैन बी लीगली टेकन ऑन ओथ. पुटिंग इट इन सिंपल वर्ड्स, ये एक ऐसी प्रोसीडिंग है जहां पे एक जुडिशियल ऑफिसर ट्राइज टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप, द ज्यूरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज और बिटवीन टू कम्युनिटीज और बिटवीन टू ग्रुप्स, एनीथिंग. राइट, कोई भी एक ऐसी इंक्वायरी भी, सिंपल इंक्वायरी भी जिसमें हम एविडेंस ले सकते हैं ऑन ओथ. तो मतलब बाय चांस अगर किसी ने ऑन ओथ का मतलब ये होता है कि किसी ने कुछ भी गलत कह दिया तो देन उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है. तो कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें हम एविडेंस ले सकते हैं ऑन ओथ, दैट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. राइट, बट समटाइम्स देर आर इंक्वायरीज, लाइक आपने कभी सुना होगा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एंड ऑल दैट. वहां पे कोई ऐसा एविडेंस हम ओथ पे नहीं लेते हैं. एंड दूसरी चीज, वहां पे कुछ भी जुडिशियल कोई डिस्क्रिशन नहीं एक्सरसाइज हम करते हैं. ठीक है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जुडिशियल डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अपना एक फैसला सुनाते हैं. राइट, ऑन द साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ऑल दैट. बट एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज के अंदर ऐसा नहीं है, ना ही हम एविडेंस लेते हैं ऑन ओथ, ना ही हमें कोई डिस्क्रिशन देनी होती है. एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज के अंदर सिंपल हम जो भी रूल्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग एक स्ट्रिक्ट सेंस के अंदर हम फैसला सुनाते हैं. राइट, तो सिमिलरली क्योंकि हम बात कर रहे हैं जुडिशियल डिस्क्रिशन की. राइट, हम बात कर रहे हैं ऑफ टेकिंग द एविडेंस ऑन ओथ. तो दैट मीन्स अगर कोई भी ऐसा मैजिस्ट्रेट है हु डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू कंडक्ट द इंक्वायरी, या एक कलेक्टर अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो ये जो इनके आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती है. राइट, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेके. अगेन, क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या जुडिशियल इंक्वायरीज जो होती हैं वो तभी जुडिशियल प्रोसीडिंग की कैटेगरी के अंदर कवर होंगी अगर सबसे पहले दे हैव बीन ऑथराइज्ड टू टेक द एविडेंस ऑन ओथ, और उनका डिसीजन जो है वो अगर वो बाइंडिंग आ रहा है तो. राइट,
हम जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कोर्ट की डेफिनेशन पढ़नी है विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2A BSA। अब सेक्शन 2A जो कोर्ट डिफाइन करता है इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज एक्चुअली अ कोर्ट, तो इसमें रेफर सिंपल सा किया गया है दैट कोर्ट इंक्लूड इट्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल द जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, all the persons except arbitrators who are authorized to take evidence on oath। तो जितने भी जजेस हैं मैजिस्ट्रेट्स हैं जो एविडेंस ले सकते हैं ऑन ओथ वो सारे के सारे कोर्ट्स हैं। पर इसमें एक चीज हम इंक्लूड नहीं करते हैं वो है आर्बिट्रेटर्स। नाउ आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एक तरीके से हम रेफर करें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 आर्बिट्रेशन के बारे में अगर वहां पे आपने पढ़ा है तो हमें पता है एक चीज दैट आर्बिट्रेटर जो है वो एक स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं। आर्बिट्रेशन तब होता है जब हम आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करने जाते हैं, ठीक है, फॉर्मल सेटिंग नहीं होती है। और सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ इसलिए गए बिकॉज वी रियली वांटेड टू स्पीड अप द प्रोसेस, क्योंकि हमें लगा कि ट्रेडिशनल कोर्ट सेटअप के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम कब लगे तो हमने क्या किया, हमने स्ट्रिक्ट रूल्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं किए। हमने कहा आप अपना ही प्रोसीजर इवॉल्व करो और जो एविडेंस जो है वो बेसिक रूल्स जो हैं वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है एविडेंस लॉ के। आप अपना प्रोसीजर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं बिकॉज वी रियली वांटेड एक इनफॉर्मल सा सेटअप फॉर द पार्टीज टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स, और थोड़ा सा स्पीडी प्रोसेस भी हमें चाहिए था। तो दैट इज़ वाई वी स्पेसिफिकली मेंशन कि ये जो रूल्स हैं एविडेंस के बीएसए के अंदर जो हैं वो एक आर्बिट्रेटर्स को अप्लाई नहीं करते। तो मतलब आर्बिट्रेशन कैसे कंडक्ट करनी है वहां पे हमें एविडेंस लॉ देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू वी डू देन, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरियाज होंगे, कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स होंगे। सो वी जनरली फॉलोज आर्बिट्रेशन के अंदर वी जनरली फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट्स इट। ओके, अगर हम बात करते हैं फर्दर कि क्या एक कोर्ट जो है, ये जो कोर्ट की डेफिनेशन है विच इज गिवन अंडर 2A BSA, डज इट इंक्लूड ट्रिब्यूनल्स एज वेल, तो इसके अंदर एक हम केस रेफर कर सकते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। वो केस का नाम है दिस इज जगत गुरु अनादि, दिस इज DANI, अनादिश्वरा महास्वामी जी वर्सेस BC अलीपुर। So this is the case of 2009 सुप्रीम कोर्ट। ओके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वो ट्रिब्यूनल्स कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे जिनके डिसीजंस बाइंडिंग है। सो बेसिकली देयर इज अ सेइंग that all civil courts are courts, but it is not necessary that all courts are civil courts. Further, ट्रिब्यूनल और जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर कोई ट्रिब्यूनल कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है विच इज डिफाइंड अंडर 2A BSA, तो सबसे पहले आपको एक ही चीज देखनी है कि क्या इस कोर्ट का जो डिसीजन है या इस ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है, अगर वो कोर्ट की डेफिनेशन में हमने उसको इंक्लूड करना है, क्या इसका डिसीजन फाइनल है, क्या इसका डिसीजन बाइंडिंग है अपॉन द पार्टीज। इफ यस, then it comes within the definition of the court under section 2A। Okay, further, एक क्वेश्चन और कोर्ट के आगे राइज हुआ कि कई बार हम क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटीज की बात करते हैं, क्या हम उन क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटीज को भी कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर लेके आ सकते हैं। अब इसका आंसर भी हमें एक केस लॉ के अंदर मिल सकता है, राइट। सो वी हैव दिस इंपॉर्टेंट केस लॉ हियर, राइट इट है, दिस इज सीतामढ़ी सेंट्रल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस ठाकुर जुगल किशोर, ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा, 1965 पटना, 1965 पटना। ओके, नाउ
In this case there was one criteria which was laid down by the Patna High Court और उसी को ही बाद में अप्रूव कर दिया था by the Supreme Court in the case of, उल्टा करके कर देते हैं इसको, ठाकुर जुगल किशोर वर्सेस सीतामढ़ी सेंट्रल कॉर्पोरेशन 1967 सुप्रीम कोर्ट। तो ये जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया 67 के अंदर, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी क्राइटेरिया जो है वो कंफर्म कर दिया कि क्या ये जो क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं विच आर सेट अप अंडर द स्पेशल स्टैट्यूट्स, राइट, क्या वो कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है, तो जिसमें हम क्राइटेरिया डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो आप प्रोसीडिंग रेफर कर रहे हैं, वो जो क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी जो है, वो जो मैटर सुन रही है, इट मस्ट बी इन द नेचर ऑफ अ सिविल सूट। सबसे पहले वो सिविल सूट की नेचर में होना चाहिए। दूसरा, वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन सी होती है? वेयर द जुडिशियल ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू टेक एविडेंस ऑन ओथ। नंबर 3, उसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होना चाहिए। तो अगर तो क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी ये सब कर रही है, मतलब एक उसके पास सिविल नेचर का सूट है, उस वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इट हैज बीन एम्पावर्ड टू टेक द एविडेंस ऑन ओथ और उसका डिसीजन बाइंडिंग आ रहा है, तो फिर हम उसको कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक, सो इस तरीके से हम कोर्ट अपना डिस्कस करते हैं और जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे रेंट कंट्रोलर्स हैं, राइट, वी हैव द इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, ये कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती है और इनके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। ठीक है जी। All right, now we move on to the further definition, which is conclusive proof. क्योंकि ये revision classes ही हैं, तो I think this is more than enough. अगर हम बात करते हैं conclusive proof की, तो conclusive proof जो है उसको हम define करते हैं under 2B. तो what is conclusive proof? मतलब सिंपल सी आप बात रखो कि एक हर एक whenever कोई भी एक statute जो है that treats a particular thing या उस पर्टिकुलर फैक्चुअल सिचुएशन को या लीगल हाइपोथेसिस को हम एक कंक्लूसिव नेचर का मान रहे हैं, मतलब एक ऐसा फैक्ट जिसके लिए हमें लॉ जो है वो फॉरबिड करता है कि आप इसको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं मंगवाएंगे, दैट रेफर्स टू एज अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो कुछ सर्टेन फैक्चुअल सिचुएशंस ऐसी हैं जिसको लॉ कहता है कि आप इसको एज इट इज ही मानो, मतलब कोर्ट के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं होती है कि इसको रिबट करने के लिए आप एविडेंस बुलाएं। तो उन पर्टिकुलर फैक्चुअल सिचुएशंस को हम कंक्लूसिव प्रूफ बोलते हैं। ये हमें स्टैट्यूट के अंदर पता चलेगा, जैसे जैसे हम बीएससी की प्रोविजंस देखेंगे उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे आएंगे जहां पे लिखा होगा दैट ये जो फैक्चुअल सिचुएशन है दिस इज कंसिडर्ड एज अ कंक्लूसिव प्रूफ। मतलब जुडिशरी की जज की कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है यहाँ पे कि उसको डिसप्रूव करने के लिए हम एविडेंस लीड करवाएं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड। प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड, ओके लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिसप्रूव। डिसप्रूव का मतलब क्या होता है? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। प्रूव, डिसप्रूव, पहले हम डिसप्रूव से शुरू करते हैं, राइट। सो डिसप्रूव इज समथिंग वेयर द कोर्ट डज नॉट बिलीव, और एक पर्टिकुलर फैक्ट की हम बात कर रहे हैं जहां पे कोर्ट उस फैक्ट की ट्रूथनेस के अंदर बिलीव नहीं करता है, राइट, या उसकी जो नॉन एग्जिस्टेंस है उस फैक्ट की दैट इज सो प्रोबेबल कि कोई भी एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन जो है दैट वुड इजीली बिलीव दैट दिस फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो हम डिसप्रूव की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर जब वर्ड हम डिसप्रूव यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू दैट फैक्ट विच इज फॉल्स। ठीक है, और अब जब हमने प्रूव डिफाइन करना है तो जिसका इसका बिल्कुल उल्टा, समथिंग विच द कोर्ट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, सम फैक्ट, या उसकी प्रोबेबिलिटी उस फैक्ट की इतनी ज़्यादा उसकी एग्जिस्टेंस की जो प्रोबेबिलिटी उस फैक्ट की इतनी ज़्यादा हाई है दैट कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन वुड बिलीव इट टू बी एग्जिस्टिंग, राइट।
और डिसप्रूव का बिल्कुल ऑपोजिट। पर जब हम वर्ड डिसप्रूव यूज करते हैं, इट ऑलवेज इंप्लाइज समथिंग फॉल्स, राइट? कि हम बिलीव कर रहे हैं, कोर्ट ये बिलीव कर रहा है कि ये फैक्ट ट्रू नहीं है, राइट? एंड देन there is another term that we use which is not proved. Now this term not proved does not means disproved. सबसे पहले तो it does not mean disprove. अब डिसप्रूव क्या था? कोई भी एक ऐसा फैक्ट जिसकी एग्जिस्टेंस में हम बिलीव नहीं कर रहे हैं, वी बिलीव इट टू बी नॉट ट्रू, और ये फॉल्स है। नॉट प्रूफ मतलब मैंने सबसे पहले लिखा इट डज नॉट मीन डिसप्रूव। तो अगर ये डिसप्रूव नहीं है तो नॉट प्रूव डज नॉट मीन that it is false, that it is false। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स व्हाट इज नॉट प्रूव्ड? समथिंग विच इज नॉट प्रूव्ड nor proved, right? And neither disproved, that is not proved। तो कोई भी एक चीज नॉट प्रूव्ड है, या वो फॉल्स हो सकती है या वो ट्रू हो सकती है। नॉर प्रूव्ड, नाइदर डिसप्रूव्ड, but it does not necessarily means that it is false, because it does not mean disproved। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? सो नॉट प्रूव इज समथिंग दैट मीन्स देर इज सम डाउट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ट्रूथ, ठीक? एंड वी नो दिस थिंग कि अगर हमने किसी चीज को डिस्प्रूव करना है, द बर्डन ऑफ प्रूफ विल ऑलवेज लाई ऑन द पर्सन हु रियली वांट्स अस टू बिलीव कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, दिस फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? ओके, so proved, disproved, and not proved. Now we move on to the next definition, which is the definition of document. Let's see what is document. So now we know we have done what is court, right? Judicial proceeding का थोड़ा सा discuss किया हमने, ठीक है? And then we have discussed that what is proved, what is not proved, what is disproved, and now we move on to document. Now document जो है वो आपके बेसिकली वी रेफर टू दैट प्राइमरी सेकेंडरी, तो चलो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट 2D इसको डिफाइन करता है, ठीक है? और अगर इसको हम कंपेयर करें ओल्ड डेफिनेशन द न्यू डेफिनेशन, तो अब इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में एक्सप्रेसली बात की गई है, ठीक? अगर हमें डॉक्यूमेंट डिफाइन करना है तो बहुत सिंपल है, दिस मीन्स एनी मैटर, कोई भी मैटर अगर आपने डिस्क्राइब किया है, अगर आपने एक्सप्रेस किया है, या अगर आपने उसको रिकॉर्ड किया है अपॉन एनी सब्सटेंस, तो वो डॉक्यूमेंट, ठीक है? याद रखना है ये जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है ना, ये मैटर के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस डालती है। मतलब कोई भी मैटर आपने एक्सप्रेस, डिस्क्राइब, रिकॉर्ड किया किसी भी सब्सटेंस पे, वो डॉक्यूमेंट हो गया। सो द स्ट्रेस इज ऑन द टर्म मैटर, कि आपने क्या एक्सप्रेस, क्या डिस्क्राइब, क्या रिकॉर्ड किया, किसके प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म में किया, वो रेलेवेंट नहीं है, सब्सटेंस रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? मैटर रेलेवेंट है हमारे लिए, कि आपने क्या डिस्क्राइब, एक्सप्रेस और रिकॉर्ड किया। सो बेसिकली लेट्स जस्ट सी दिस थिंग। तो मैटर एंड सब्सटेंस के वही चीज है, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी। जैसे सपोज एक मेमोरी कार्ड है, ठीक है? इसके अंदर मैटर क्या होगा? कंटेंट्स। कंटेंट्स हमारा हो गया मैटर। आपने वो कंटेंट को कैसे रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या सब्सटेंस है, वो हो गया हमारा मेमोरी कार्ड। तो दिस इज वी से, दैट इज व्हाई वी से कि मेमोरी कार्ड जो है वो हमारा एक डॉक्यूमेंट है। दिस इज हाउ वी डू इट। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली साउंड रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी आपके डॉक्यूमेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। वॉइस मेल मैसेजेस हैं वो भी। तो क्या रिकॉर्ड किया है, किस तरीके से रिकॉर्ड किया है, वो एम्फोसिस हमारा नहीं है। सिमिलरली सपोज आपने एक एग्रीमेंट कर लिया है कॉम्प्रोमाइज का ऑन अ प्लेन पेपर,
तो जो इसके कंटेंट्स हैं वो हो जाएंगे हमारा मैटर। हमने मैटर को एक्सप्रेस किया है एक पीस ऑफ पेपर, पेपर हो गया हमारा सब्सटेंस। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, बस अभी इतना ही करेंगे क्योंकि अभी हम डेफिनेशन क्लॉज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर मोर इलाबोरेशन आ जाएगी जब हम प्रोविजंस करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड ऑल दैट। ठीक है, बट ये सब करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कि एविडेंस क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एविडेंस। 2E के अंदर ये डिफाइंड है, व्हाट इज एविडेंस। ओके, सबसे पहले एविडेंस को हम देखते हैं हाउ इट इज डिफाइंड। 2E means and includes number one statements, वो सारी स्टेटमेंट्स, सारी की सारी स्टेटमेंट इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। जो हमारा मेन मैटर चल रहा है कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, तो मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओरल एविडेंस की। ठीक है, बट ये सारी की सारी स्टेटमेंट नहीं, वो वाली स्टेटमेंट्स जो हमारे फैक्ट के साथ रिलेटिंग है, और वो वाला फैक्ट जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, जो हमारा मैटर चल रहा है कोर्ट में, दैट इज अंडर इंक्वायरी। तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल एविडेंस। सेकेंड, ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जैसे 2E डिफाइन करता है एविडेंस, तो उसके अंदर मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब ऑल स्टेटमेंट्स, सारी स्टेटमेंट्स नहीं, जो मैटर डिस्प्यूटेड मैटर है उसको लेके सारी स्टेटमेंट्स। ओरल, रिटर्न में है अगर कुछ विच यू हैव प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, तो वो आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बस इतनी डेफिनेशन है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दिस इज एविडेंस। ये एविडेंस की डेफिनेशन है अंडर 2E। ये तो हो गया एज पर BSA। अगर हमें टर्म लिटरली डिफाइन करनी है कि एविडेंस क्या होता है, तो समथिंग विच इज एविडेंट, हम उस चीज को बोलते हैं जो एपरेंट है, जो एविडेंट है, जो प्लेन है, राइट। बट अगर हम देखें इसको BSA के अंदर किस तरीके से ये डेफिनेशन यूज की गई है, सो बेसिकली एविडेंस वर्ड हम उस चीज को देते हैं विच टेंड्स, राइट, और विच रेंडर्स द एविडेंस और जनरेट प्रूफ। तो बेसिकली एविडेंस मतलब क्या होता है, दैट जैसे सपोज आपने एक स्टेटमेंट के अंदर लिटरल प्लेन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड यूज करना है एविडेंट, एविडेंस। he's been studying all day, let's just assume make example कि he's been studying all day, it is evident that he's a hardworking person, let's see this। मतलब apparent, something which is very plain। बट जब हम इसको BSA के अंदर यूज कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग टू दैट थिंग विच एक्चुअली जनरेट्स प्रूफ। जैसे सपोज फैक्ट क्या है, हमारा मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि मर्डर हुआ। ठीक है, एक आई विटनेस ने देख लिया उसको, तो ये जो आई विटनेस इस फैक्ट को जब वो प्रूव करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, इसका जनरेट करेगा प्रूफ, दैट इज एविडेंस। इस तरीके से हमने एविडेंस को यूज किया है इन BSA। ठीक है, ओके। अब हम एक सिंपल सी चीज और पढ़ लेते हैं, बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल टू अस, आगे जाके और चीज समझ आएगी। जिस पर्टिकुलर फैक्ट को हमने प्रूव करना है, उसको हम, जैसे मर्डर किसने किया, जिस फैक्ट को, अगर क्वेश्चन ये है हमारा, हमने प्रूव करना है, मतलब कोई भी फैक्ट जो है विच इज टू बी प्रूव्ड, वो हमारा बन जाता है प्रिंसिपल फैक्ट। ठीक है, और जो फैक्ट इस चीज को प्रूव करता है वो है एविडेंशियरी फैक्ट।
तो इस तरीके से हम यूज करते हैं वर्ड एविडेंस इन बीएसए, उस फैक्ट के लिए यूज करते हैं एविडेंस जो प्रूफ जनरेट करता है। ठीक है, अगेन स्टीफन की हाईलाइट कर लेते हैं एक बार डेफिनेशन। लेट्स सी व्हाट डज ही से। सो एज पर स्टीफन अगर हम चलते हैं तो स्टीफन कहता है एविडेंस की डेफिनेशन को 3 हिस्सों में वो डिवाइड करता है। सबसे पहले तो वो भी कहता है एविडेंस क्या होता है, वर्ड्स अटर्ड या थिंग्स प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। ये तो बिल्कुल जैसे हमने बीएसए के अंदर देखा, वही वाली डेफिनेशन है। वर्ड्स अटर्ड, थिंग्स प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट, ये हमारी डेफिनेशन है। हमारी डेफिनेशन थी ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स। सिंपल बात खत्म। बट स्टीफन की डेफिनेशन थोड़ी सी आगे भी चलती है। उसने कहा कि वर्ड्स अटर्ड एंड थिंग्स प्रोड्यूस, ये तो हो ही गया, और इसमें एविडेंस के अंदर और आ जाती हैं फैक्ट्स जो प्रूव हुए हैं, because you have uttered the words by by utterance of the words or the things produced by the court, वो भी एविडेंस है। या जो फैक्ट्स प्रूव नहीं हुए वो भी एविडेंस है। ठीक, फिर उसने बात की है रेलेवेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट, उसकी भी बात की है, टू अ मैटर अंडर इंक्वायरी। तो ये स्टीफन की डेफिनेशन है, रेलेवेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर इशू। हमारी डेफिनेशन है ऑल स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्स। स्टीफन की डेफिनेशन है वर्ड अटर्ड एंड थिंग्स प्रोड्यूस्ड, वो तो बिल्कुल सेम हमारे जैसा है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो प्रूव हो चुके हैं, बिकॉज यू हैव अटर्ड वर्ड्स और यू हैव प्रोड्यूस्ड थिंग्स बिफोर द कोर्ट, वो वाले फैक्ट्स भी जो प्रूव नहीं हुए। एंड लास्ट में रेलेवेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, सो दिस इज स्टीफन्स डेफिनेशन। हमारी थोड़ी डेफिनेशन जो है वो नैरो अप्रोच शो करती है। ओके, लेट्स फर्दर। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन तो हमें पता चल गई, लेट्स सी है। तो मतलब अगर हम बीएसए की, अगर हम जनरली देखें, नॉट एज पर बीएसए, फिर जनरली सी हाउ एविडेंस इज डिफाइंड। तो एविडेंस को हम कहते हैं कि दैट दिस इज समथिंग दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 वी हैव ओरल or personal. Personal is something that is, produced before the court by personal human agencies involved here. 2, documentary. This is all statements, all documents. Number 3, this is material or real evidence. ये तो हमने देख ही लिया, दिस इज समथिंग दैट बीएसए की डेफिनेशन टॉक्स अबाउट। 2E, ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है, ये कवर नहीं किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मतलब कि जब हमने बीएसए के अंदर एविडेंस की डेफिनेशन देखी, उसके अंदर हमने ओरल डॉक्यूमेंट्री की बात की, बट ये वाले मटेरियल की बात नहीं की है ना। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ अ मटेरियल? ये मटेरियल वो है जो हम कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सपोज आई गिव यू वन एग्जांपल, इफ यू रीड सेक्शन 55 ऑफ बीएसए प्रोवाइजो, तो वहां पे जो है वो लिखा हुआ है कि कोर्ट जो है वो कभी भी इंस्पेक्शन के लिए कोई भी चीज पार्टीज को बोल सकता है टू प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट, राइट। तो जो भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज ऑब्जेक्ट लाइक ऑफेंस, वेपन, वेपन ऑफ ऑफेंस अगर आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, या स्टोलन प्रॉपर्टी आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो मटेरियल और रियल एविडेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो बीएससी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है एक्सप्रेसली। बेसिकली व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं डेफिनेशन के अंदर, जिस बेसिस के ऊपर, जिसको जरिया बना के कोर्ट अपना एक डिसीजन पास करता है। तो बेसिकली द होल मैटर, द होल मटेरियल which is placed on record before the court and on which the court bases its decision, वो वाली कैटेगरी को एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि आपने कहा ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, और यहाँ स्टेटमेंट्स बिफोर द कोर्ट रिलेटिंग टू द मैटर्स इन इशू अंडर इंक्वायरी, दैट्स इट। तो उसको एक्सप्रेसली इंक्लूड नहीं किया गया है। दैट इज वाई काफी टाइम ये कहा गया दैट ये जो डेफिनेशन ऑफ एविडेंस है को क्रिटिसाइज किया गया कि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है।
क्योंकि आपने वो सारे रिकॉर्ड की मटेरियल की तो बात की ही नहीं इसमें. दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज नैरो, राइट. तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया. ठीक है. एंड लेट्स सी क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है विद इन द डेफिनेशन ऑफ बीएसए. इसी को ही फर्दर हम एलाबोरेट कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड जिसकी हम बात डेफिनेशन के अंदर. लेट्स सी like the verbal statements of the parties and accused in court by way of admission or confession. Verbal statements of parties and accused in court by way of admission or confession. ठीक है. या कोई जज ने सवाल पूछ लिया, ठीक, उसका आंसर, क्योंकि सपोज जज ने कोई भी सवाल पूछ लिया कोर्ट के अंदर, उसका आंसर आपने दिया, उसके ऊपर अपना जज जो है वो हो सकता है जज का फिर डिसीजन उस आंसर के ऊपर बेस्ड हो, तो हमने उसको एक्सप्रेसली इंक्लूड नहीं किया है विद इन द डेफिनेशन ऑफ द एविडेंस से. ठीक है. दूसरी चीज, कोई भी अगर हमने प्रिजम्पशंस कोई ड्रॉ किए हैं, पार्टी आई नहीं, पार्टी को कहा गया था कि आना है इस टाइम पे, अपना एविडेंस प्रोड्यूस करना है, पार्टी नहीं आई, या सपोज कोई भी डिमीनर, दैट इज द कॉन्डक्ट ऑफ द विटनेसेस एंड ऑल दैट, वो कैसा है, उस बेसिस के ऊपर भी हो सकता है कोर्ट का डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ हो. वो सारी चीजें हमने इंक्लूड नहीं की हैं विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एविडेंस, राइट. तो दैट इज व्हाई इट इज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट. बट वन थिंग दैट वी आर सपोज टू सी इज दैट जो डेफिनेशन ऑफ एविडेंस है, this is to be read along with the definition of the word proved. कि अगर हम डेफिनेशन देखेंगे वर्ड प्रूफ्ड की, तो उसमें वन वर्ड इज यूज्ड इज मैटर. ठीक. एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं प्रूफ्ड की. जस्ट गिव मी, आप ये ओपन कीजिए डेफिनेशन ऑफ द वर्ड प्रूफ्ड है. जे, जे के अंदर है प्रूफ्ड. सो इफ यू सी दैट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड प्रूफ्ड, it is written here, a fact is said to be proven after considering the matter before it. प्रूव्ड की डेफिनेशन के अंदर वर्ड उन्होंने यूज किया है मैटर. तो क्या लिखा है इसमें, अ फैक्ट तब प्रूव होता है जब जो भी मैटर है बिफोर इट, कोर्ट के आगे जितना भी रिकॉर्ड है, द कोर्ट बिलीव्स it to exist or consider its existence so probable that an ordinary prudent person not under the circumstances of the particular case act upon the supposition that it exists. तो एविडेंस, जब हम कहते हैं एविडेंस आ गया, तो यहाँ पे अगर हम इसको साथ में ये वाली डेफिनेशन देखें, तो हम साथ में ये पढ़ सकते हैं कि इसमें लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या रही है, टू यूज द टर्म मैटर. मतलब वो सारा रिकॉर्ड कोर्ट के आगे जो पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर कोर्ट अपना बेसिस डिसीजन बनाएगा कि क्या ये पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी तो एविडेंस है. तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एविडेंस की डेफिनेशन नो डाउट सिर्फ नैरो हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है, but then there are other rules of statutory interpretations as well, that one definition is not supposed to be read in isolation with the other, because immediately if you look at the definition of the word proved, that means कोर्ट अपना मन जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं बना रहा है, उसको सिर्फ एविडेंस वो कंसिडर नहीं कर रहा है, इट इज कंसिडरिंग एवरी मटेरियल विच इज बिफोर इट, राइट. So suppose, let's just see here. Suppose there was one judicial officer and there was one magistrate. He was present at the crime. He has actually himself inspected the crime scene and all that. और उसने अपनी एक जो है वो उसमें जो इंक्वायरी उसने कंडक्ट की है, राइट. क्या वो एविडेंस हो सकता है? अब डेफिनेशन देखते हैं, स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री उसके अंदर डायरेक्टली कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा.
बट हम उसको एक मटेरियल की तरह मान सकते हैं विच इज बिफोर द कोर्ट, जिस बेसिस के ऊपर अपना कोर्ट ने जो है वो फैसला सुनाया है। तो दैट इज वाई इस क्रिटिसिज्म को, अगर कहीं पे एविडेंस की डेफिनेशन क्रिटिसाइज होती है ऑफ बीइंग नैरो, ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट, तो इस क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा हम कट आउट करते हैं बाय मेंशनिंग that the word proved, which is given in the BSA itself, it uses the word matter and it shows the intention of the legislature that that is also included within the definition of evidence. ठीक है? Not literally included, but yes, it has to be read along with the definition of the word proved. All right. Having done that, let's move on to the types of evidence. Now let's see what are the types of evidence. Types of evidence के अंदर इसको भी आज हम एक कैटेगरी स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एविडेंस. Let's see types of evidence. आज हम एक ब्रॉड कैटेगरी करते हैं. टाइप्स ऑफ एविडेंस, सबसे पहले आप इसको डिवाइड कीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये टेबल बहुत हेल्प करेगा आपको, काफी चीजें इससे समझ आती हैं, क्लियर होती हैं. अब जो प्राइमरी एविडेंस हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं ना, दिस कैन बी ओरल और दिस कैन बी डॉक्यूमेंट्री. ठीक. सिमिलरली जो हम यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस रेफर कर रहे हैं, वो एक सेकेंडरी एविडेंस ओरल हो सकता है या वो डॉक्यूमेंट्री हो सकता है. ठीक है, हम उस सेंस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफर करें. सो आई एम नॉट ओनली रेफरिंग टू प्राइमरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट. आई एम रेफरिंग टू द ब्रॉडर कैटेगरी की एक एविडेंस प्राइमरी है, मतलब डायरेक्ट है, या वो सेकेंडरी है. ठीक है, प्राइमरी ओरल भी हो सकता है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, सेकेंडरी ओरल भी हो सकता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है. ठीक है. इफ वी रेफर टू दी प्राइमरी ओरल एविडेंस, मतलब एक ऐसा एविडेंस जो विटनेस ने, जिसने वो क्राइम देखा या जिसने वो एक्ट होते देखा, उसका डायरेक्ट एविडेंस, दैट इज प्राइमरी ओरल एविडेंस, उसकी ओरल स्टेटमेंट. अगर हम बात करते हैं प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, that means we are referring to the original document. जैसे suppose A and B has entered into executed, A has executed a sale deed in favor of B, तो वो जो original sale deed है वो आपका primary documentary evidence है. ठीक है. Secondary oral, इसके अंदर आप कवर कर सकते हैं एयर से, जो डायरेक्ट नहीं है, मतलब कहीं किसी से सुनी हुई बात, डायरेक्टली नहीं देखा, इनडायरेक्ट. Documentary, copy of a document, original has been lost, so that is why we are requesting the court to allow us to submit a copy. ठीक है. तो types of evidence, always remember, direct, indirect, primary, secondary, that can be oral, that can be secondary, either ways. ओके. बेस्ट एविडेंस रूल वही होता है, ओरिजिनल एविडेंस. यहाँ पे हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी एविडेंस. ठीक है. एंड अगर बेस्ट एविडेंस अवेलेबल है, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सक्लूड द इनडायरेक्ट, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सक्लूड द सेकेंडरी एविडेंस. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स सी फर्दर. नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट इज एयरसे एविडेंस, या व्हाट इज ओरिजिनल एंड एयरसे एविडेंस. इस बेसिस के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. कई बार आ जाता है आपको एयरसे एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. आगे जाके तो चलो हम डिटेल में कर ही लेंगे, बट सिर्फ एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर व्हाट इज एग्जैक्टली एयरसे एविडेंस. अगर हम स्टीफन की डेफिनेशन देखते हैं, तो ही डिफाइंस एयरसे एविडेंस एज समथिंग विच इज इनडायरेक्ट. राइट. इट मीन्स जो किसी ने कहीं से सुना है. राइट. पर्सन इज हर्ड टू से, सुना गया, उसने ऐसा बोला और आपने ऐसा सुन लिया, दैट इज एयरसे. ठीक है. फर्दर, ओके, अगर हम देखते हैं दैट, पहला तो हो गया किसी ने कुछ बोला और आपने वो सुन लिया, पर्सन इज हर्ड ऑफ सेइंग दैट.
नेक्स्ट इज, अगर हम और इसको इलाबोरेट करें एज पर स्टीफन, इट मीन्स समथिंग वॉट एवर अ पर्सन हैज डिक्लेयर्ड और इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन बाय समवन एल्स, किसी ने कुछ कहा और आपने इंफॉर्मेशन आगे उसको जो है वो पास ऑन किया, दैट इज ऑल्सो समथिंग is referred to as the hearsay evidence, right? And sometimes Stephen ने ये भी कहा कि hearsay evidence is something which is totally irrelevant. It has a synonym as irrelevant, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है? अगर हम hearsay evidence को ओरिजिनल एविडेंस के साथ कंपेयर करते हैं तो द कंपैरिजन कैन बी डन इन दिस मैनर. ओरिजिनल एविडेंस मतलब we are talking about that evidence which has come out of a person's mouth directly who has seen that particular crime or act taking place. या हम बात कर रहे हैं that we are talking about that type of evidence कि जो किसी के सामने सब कुछ हुआ और उसने पूरा उसका नरेशन जो है वो कोर्ट के आगे बताया, दैट इज ओरिजिनल, राइट? हेयर से कि जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स दिस इज समथिंग डिराइव्ड, किसी की इंफॉर्मेशन से डिराइव किया हुआ एविडेंस, सुनी सुनाई बात, राइट? तभी इसीलिए कई बार हम हेयर से एविडेंस को जो है वो सेकंड हैंड एविडेंस की कैटेगरी के अंदर भी लेके आते हैं. सेकंड हैंड डेरिवेटिव, दैट इज डिराइव किया हुआ, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है? तो यूजुअली तो हम कहते हैं द जनरल रूल इज कि बेस्ट एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस ही एडमिसिबल होना चाहिए जो डायरेक्ट है, हेयर से एविडेंस एडमिट नहीं होता है. बट दिस इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू. हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि किसी किसी सिचुएशंस के अंदर हेयर से एविडेंस भी हम एडमिट करते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें एक इंडिपेंडेंट एविडेंस और मिल गया जो एयर से एविडेंस को कंफर्म कर रहा है. उस सिचुएशन के अंदर हम एयर से एविडेंस को एडमिट कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है? एयर से एविडेंस हम करेंगे बहुत इलाबोरेटेड वर्जन के अंदर, ठीक? तो एक कैटेगरी और आती है जिसके बारे हमने पहले भी मैंने बात की है, रियल एविडेंस, मटेरियल एविडेंस, ठीक है? सो व्हाट इज अ रियल एविडेंस? रियल एविडेंस हम वहां पे रेफर करते हैं जहां पे वो हम एग्जैक्टली चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन. रियल एविडेंस जो है ये दो तरीके का हो सकता है. या तो ये एक हो सकता है रिपोर्टेड, राइट? या ये हो सकता है इमीडिएट, राइट? सपोज किसी ने एक पर्टिकुलर जगह की रिपोर्ट बना के कोर्ट में भेज दी, ठीक है? जो भी उसका ओपिनियन है उसने रिपोर्ट बना के भेज दी, तो वो हो गया. एंड नाउ इट इज प्लेस बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन. कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है? इमीडिएट इज कि वो दैट वेरी थिंग, that very object we have produced it before the court, and now the court is the first original recipient of that very evidence. वो होता है immediate. So basically real evidence refers to the materials, it refers to the objects or the things which you produce before the court for inspection. अगर तो वो डायरेक्टली चीज आपने प्रोड्यूस कर दी है, मटेरियल प्रोड्यूस कर दिया है और कोर्ट ही अब उसके ऊपर अपना ओपिनियन बनाएगा, तो वो होता है इमीडिएट. अगर किसी ने ऑलरेडी उसके ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म करके कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया है तो वो होता है रिपोर्टेड, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट द वेपन ऑफ ऑफेंस, राइट? या आप कह सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान ही the person was considered guilty as committing the abuse of the process of the court, तो उसको contempt proceedings के लिए punishment कर दिया गया. In the presence of the court the contempt has been committed, ठीक है? conduct of the witness, वहीं पे ही कोर्ट को दिख गया, तो ये रियल एविडेंस होता है कि अब इसके ऊपर कोर्ट अपनी जजमेंट जो है वो बनाएगा उसी टाइम पे, ठीक? ऑलराइट, लेट्स सी फर्दर. ओके, एक बड़ी, इसमें एक प्रोफेसर विगमोर जो है उनकी एक यहाँ पे हम उनको कोट करके थोड़ा सा यहाँ पे और एलाबोरेट कर सकते हैं. सो प्रोफेसर विगमोर एक्चुअली यू नो हैज सेड दिस थिंग कि इसको रियल एविडेंस जो वर्ड है वो एक मिसनॉमर की तरह लगता है, वो एक सही इंटरप्रिटेशन नहीं देता है जब हम इस एविडेंस को समझने की कोशिश करते हैं. तो उन्होंने इसके लिए जो वर्ड यूज किया था, दिस वाज एटॉप्टिक प्रेफरेंस. एटॉप्टिक प्रेफरेंस, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा एविडेंस जो हम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली लेके जाते हैं, विच इज प्लेस्ड बिफोर कोर्ट,
प्लेस्ड बिफोर कोर्ट। किस लिए? कि कोर्ट अब उसके ऊपर अपनी जजमेंट बनाए। सो इट इज टू बी प्रिसीव्ड, सो दैट इट इज टू बी प्रिसीव्ड बाय सेंसेस ऑफ कोर्ट। ठीक है। एक एविडेंस ऐसे होता है, सपोज देयर इज वन पर्सन हु हैज सीन द मर्डर बीइंग कमिटेड इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, तो हम कहते हैं दैट दिस इज द फैक्ट व्हिच इज परसीव्ड बाय हिज सेंसेस, राइट। जब हम रियल की बात कर रहे हैं, रियल एविडेंस की, या हम एटॉप्टिक प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा एविडेंस विच यू प्लेस, एक ऐसी चीज, थिंग, ऑब्जेक्ट और मटेरियल यू आर प्लेसिंग बिफोर द कोर्ट, एंड नाउ you have make this, it is expected out of the court now to perceive it by its own senses, वो होता है एटॉप्टिक प्रेफरेंस। सो प्रोफेसर विगमोर हैज सेड कि रियल एविडेंस की बजाय आप ये वाली टर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो एज पर द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ऑल्सो, आई जस्ट रीड आउट दिस डेफिनेशन। इट मीन्स, एटॉप्टिक प्रेफरेंस मीन्स presenting in open court of articles for observation or inspection of the court or tribunal। ठीक है जी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट एंड द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस, अगेन इट इज वेरी सिंपल। डायरेक्ट एविडेंस होता है, इट इज समथिंग दैट इज यूज्ड इन टू सेंसेस। डायरेक्ट एविडेंस को हमेशा हम दो यूज करते हैं। डायरेक्ट एविडेंस, या तो इसको आप यूज कर सकते हैं एज कॉन्ट्राडिक्टरी टू हेयरसे एविडेंस, राइट। या आप डायरेक्ट एविडेंस को यूज कर सकते हैं एज कॉन्ट्राडिक्टरी, हेयरसे एविडेंस तो हो गया, एज कॉन्ट्राडिक्टरी टू सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ठीक है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। सबसे पहले अगर हम इसको इस सेंस में यूज करें, दैट इज द नंबर वन सेंस, डायरेक्ट एविडेंस, हेयरसे एविडेंस, आपको कंपेयर करना आसान होगा। डायरेक्ट एविडेंस इज समथिंग जो उस पर्सन की हम बात कर रहे हैं जिसने वो एक्ट या क्राइम खुद देखा, होते हुए देखा। हेयर से किसी ने उसको ये पूरी कहानी सुनाई एंड देन ही जस्ट सेड इट बिफोर द कोर्ट, वो हो गया हेयर से। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट एविडेंस की और सर्कमस्टांशियल एविडेंस की, तो तब हम कुछ और रेफर कर रहे हैं। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दोज फैक्ट्स जो प्रिंसिपल फैक्ट को डायरेक्टली प्रूव करे, वो हो गया हमारा डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है। circumstantial evidence, we are referring to those facts, we are referring to those facts which do not directly establish the principal fact, but उसको indirectly establish कर रहे हैं। मतलब जैसे सपोज एक मर्डर हुआ बट आई विटनेस नहीं है, अगर आई विटनेस होता फिर वो डायरेक्ट एविडेंस हो जाता और वो प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव करता। बट अगर मर्डर हुआ, कोई भी आई विटनेस कुछ नहीं है, बट देन सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि एक पर्सन ने किसी को शायद उस टाइम पे मर्डर के बाद देखा था किसी के घर के बाहर, या ही वाज कैरिंग द ब्लड स्टेन नाइफ एंड ऑल दैट। तो मतलब हमने प्रिंसिपल फैक्ट प्रूव तो करना है बट हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, आई विटनेस अवेलेबल नहीं है, बट सर्कमस्टांशियल है जो उस प्रिंसिपल फैक्ट को इनडायरेक्टली प्रूव करते हैं। मतलब बेसिकली इट्स लाइक द सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होता है वो इनसर्कल करता है हमारे प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव करने के लिए। मतलब एक चेन है, जैसे ही वो चेन कंप्लीट होती है और वो चेन जो है वो एक तरीके से क्रेडिट वर्दी और ट्रुथफुलनेस भी एक तरीके से वो शो कर रही है, देन द प्रिंसिपल फैक्ट जो है इट कैन बी प्रूव्ड। ठीक है। नो डाउट जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमने प्रूव करना है वो भी एक डायरेक्ट एविडेंस से ही प्रूव करना है, मतलब जिसने वो किसी को देखा। जैसे सपोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज circumstantial evidence is if the person comes before the court and say कि मैंने देखा था उसको and he was carrying a blood stain knife, ये circumstantial evidence है। बट अगर कोई और थर्ड पर्सन आता है और वो ये कोर्ट में कहता है मैंने देखा, मुझे पता चला कि इसने देखा था किसी पर्सन को कैरिंग दैट ब्लड स्टेन नाइफ, वो क्या हो गया? वो हो गया इनडायरेक्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वो हम बात नहीं कर रहे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि या तो हमने प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव करना है, वो हम प्रूव कर सकते हैं बाय द डायरेक्ट एविडेंस दैट इज बाय द आई विटनेस, या हम प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं बाय द डायरेक्ट circumstantial evidence, and if the chain is complete then
the fact is said to be proved. I hope this is clear. And circumstantial evidence के लिए आपको एक landmark judgment करने की बहुत जरूरत है. And that judgment is basically, it is referred as the Panchsheel judgment. I'll write the name of the judgment here, landmark here. This is Sharad Birti Chand versus State of Maharashtra. Maharashtra. This is 1984 Supreme Court. पंचशील मतलब इसमें कोर्ट ने जो है वो 5 पॉइंट्स ले डाउन किए थे, जिससे हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस मतलब फैक्टर्स थे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच द कोर्ट इज सपोज टू कंसिडर इन ऑर्डर टू कंक्लूड कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो बिल्कुल सही है, राइट, या इसके ऊपर हम एक्ट कर सकते हैं. ठीक, तो उन्होंने कहा सबसे पहले सर्टेनिटी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, जो जितने भी फैक्ट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सर्टन होने चाहिए. ठीक है, एंड सारे के सारे फैक्ट्स जो सर्टन है, जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट होने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए. ठीक है, एंड ये जो जितना भी सर्कमस्टांसेस है वो एक कंक्लूजन को जो है वो इट इज डायरेक्टिंग अस टूवर्ड्स वन कंक्लूजन. ठीक, and yes, there has to be a chain of the evidence which is so complete कि आपको लग रहा है कि यही इसी सारी probabilities के अंदर ordinary prudent person जो है this is also going to consider the same conclusion ही उससे निकल रहा है. ठीक है, तो इसमें 5 फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर किए गए थे. सबसे पहले सर्टेनिटी है, दूसरा सारे के सारे फैक्ट्स आपस में कंसिस्टेंट होने चाहिए, राइट, एंड नेक्स्ट वाज कि वो एक कंक्लूसिव नेचर की तरफ जो है वो हमें लीड करें कि सारे फैक्ट्स एक ही कंक्लूजन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट. पॉइंट नंबर 4, आई जस्ट से इट आउट, एंड द फैक्ट्स दे शुड एग्जीक्यूट एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस, राइट. दैट मीन्स आपने हर एक पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर लिया है और उसके बाद द चेन इज गेटिंग कंप्लीट. फिफ्थ, there must be a chain of evidence so complete and there should not be any ground, there should not be any doubt जिस बेसिस के ऊपर आपको डाउट हो, वो पूरी की पूरी चेन अपने आप में इतनी कंप्लीट होनी चाहिए that the ordinary prudent person in all circumstances would consider that yes, this particular fact exists. ठीक है जी, सो ये पंचशील जजमेंट है, आपको यूजुअली बुक्स के अंदर मिल जाती है, इसको जरूर आप रेफर करें whenever it comes to circumstantial evidence. So that's all for the day. Because in the next lecture I will be covering up the evidence of different persons, क्योंकि ये तो types categories हमने कर ली. Next class के अंदर we will be talking about what is a stock, who's a stock witness, sterling witness कौन होता है, punch witness कौन होता है, evidence of the eye witness. तो ये सारा हम next class के अंदर discuss करेंगे. So that will be all for the day. Thank you so much and have a good day.